सभी का आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे भौतिक विज्ञान की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है अगला प्रकाश। प्रकाश प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, एक एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। होता क्या है कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण, किन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है, किन्हीं वस्तु पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है। फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर के वह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो उस विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं कि वह विकिरण जो है वो क्या है? प्रकाश है। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण किन्हीं वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, हमारी आंखों पर पड़ता है। अतः वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, अतः वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, अतः वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यानी प्रकाश जो है वो वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं, क्या प्रकाश की विशेषताएं हैं? प्रकाश की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है प्रकाश की सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। दूसरी विशेषता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर यहां निर्वात हो, कोई भी माध्यम ना हो, वायु, धूल, कण, ये कुछ ना हो, तो अगर हम बोलेंगे तो हमारी आवाज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब ध्वनि को चलने के लिए हवा की आवश्यकता है, परंतु प्रकाश को चलने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी यह चल सकता है। तो प्रकाश कैसे तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट है, यह अनुप्रस्थ तरंग है, यह अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, यानी जहां बिल्कुल माध्यम नहीं होगा, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात में इसका वेग क्या होगा कि निर्वात में इसका वेग सर्वाधिक होता है। तो निर्वात में वेग सर्वाधिक, कितना वेग होगा?
3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वेग होगा। प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा। प्रकाश का वेग रोमर ने मापा। किसने मापा? रोमर ने। रोमर वैज्ञानिक थे, तो रोमर वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग नापा। दिख नहीं रहा है क्या प्रकाश का वेग? हाँ, रोमर ने। दिख रहा है कि प्रकाश का वेग रोमर ने मापा। अगला इस विशेषता में लिख लीजिए कि प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन व परावर्तन का गुण होता है। अपवर्तन व परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन व परावर्तन का गुण होता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है। आगे है प्रकाश की प्रकृति। अगला है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति बताई गई, यानी प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति रखता है। कैसी प्रकृति है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति। तरंग के रूप में, पहली कौन सी है? तरंग के रूप में। तरंग के रूप में। और दूसरी है कण के रूप में, यानी पहला है कणिका सिद्धांत और दूसरा है तरंग गति का सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, यानी कण के रूप में सिद्धांत। हाइगेंस जो वैज्ञानिक हैं, हाइगेंस, तो हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। इस तरीके से प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है हाइगेंस के अनुसार। यानी हाइगेंस ने तरंग गति सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? हाइगेंस ने। हाइगेंस ने, यानी हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तरंग गति है। ठीक है। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया है। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत, यानी हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है, परंतु न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है। इस तरीके से कणों के रूप में प्रकाश चलता है। प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक है मैक्स प्लांक। कौन वैज्ञानिक है? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, यानी प्लांक की परिकल्पना में मैक्स प्लांक वैज्ञानिक ने कहा। मैक्स प्लांक ने भी कहा कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है और प्रकाश के प्रत्येक कण को क्वांटम कहते हैं, यानी कणों के रूप में। प्रकाश कणों के रूप में चलता है। कणों के रूप में। कणों के रूप में। जैसे क्या है कि पहले कण आएगा, मान लीजिए कि ये धरातल है, तो धरातल पर पहला कण आया और ये चारों तरफ जब फैल करके समाप्त हो जाएगा तब दूसरा कण आएगा, फिर तीसरा कण आएगा। इस तरीके से प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है। कणों के रूप में। प्रत्येक कण को क्वांटम कहा, यानी प्रत्येक कण क्वांटम। प्रत्येक कण को क्या कहा? क्वांटम कहा। प्रत्येक कण को क्वांटम कहा। ठीक है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक है आइंस्टीन। आइंस्टीन आइंस्टीन ने भी यही परिकल्पना प्रस्तुत की, कणिका सिद्धांत की। उन्होंने भी कहा कि जो प्रकाश है, ये मान लीजिए कि धरातल है, तो उन्होंने भी कहा कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है। एक कण आया, ये प्रकाश, इसका प्रकाश जो है समाप्त होने के बाद दूसरा कण आएगा, उसके बाद तीसरा कण आएगा, यानी प्रकाश जो है वो गुच्छों के रूप में चलता है। और उन्होंने प्रकाश के एक गुच्छे को, यानी एक बंडल को फोटॉन कहा। तो आइंस्टीन ने भी एक परिकल्पना प्रस्तुत की, प्रकाश बंडल के रूप में गति करता है। प्रकाश बंडल के रूप में, बंडल व गुच्छों के रूप में चलता है। वह गुच्छों
के रूप में, बंडल व गुच्छों के रूप में। उन्होंने उस बंडल को फोटॉन कहा, बंडल व गुच्छों को फोटॉन कहा कि ये जो एक बंडल है इसको क्या कहा इन्होंने कहा फोटॉन। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए हम लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश पहले वस्तुओं पर पड़ता है, फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति है, एक कणिका प्रकृति है और एक तरंग गति की प्रकृति है। तो कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया और तरंग गति का प्रतिपादन हाइगेन्स वैज्ञानिक ने किया है। कणिका सिद्धांत में मैक्स प्लांक की परिकल्पना, मैक्स प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, प्रत्येक कण को क्वांटम कहते हैं। आइंस्टीन ने भी कहा कि प्रकाश जो है बंडलों व गुच्छों में चलता है और प्रत्येक बंडल या गुच्छे को फोटॉन कहते हैं। कुछ प्रकाश की विशेषताएं थी कि जैसे प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में सर्वाधिक होता है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश का जो वेग है निर्वात में, यानी सर्वाधिक वेग कहां होगा, निर्वात में। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसकी खोज रोमर वैज्ञानिक ने की है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला है कि किन सिद्धांतों के आधार पर कणिका सिद्धांत की व्याख्या की गई व किन सिद्धांतों के आधार पर तरंग गति सिद्धांत की व्याख्या की गई। तो कणिका सिद्धांत की व्याख्या के उदाहरण क्या हैं? कणिका सिद्धांत के उदाहरण, कणिका सिद्धांत के उदाहरण क्या है? कणिका सिद्धांत के उदाहरण, कणिका का सिद्धांत का उदाहरण है नंबर 1 प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा है? नंबर 1 प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा है क्रॉम्पटन प्रभाव। नंबर 1 है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के को अगर देखें तो लगता है कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है। दूसरा है क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव, इन दोनों को अगर देखें तो लगता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है? कण के रूप में है, यानी प्रकाश जो है कणिका सिद्धांत का पालन करता है। परंतु कुछ ऐसे सिद्धांत हैं या ऐसी कुछ अवधारणाएं हैं जिनसे लगता है कि प्रकाश जो है तरंग गति सिद्धांत फॉलो करता है। तो तरंग गति सिद्धांत के उदाहरण क्या है? तरंग गति सिद्धांत के उदाहरण, गति सिद्धांत के उदाहरण, तरंग गति सिद्धांत के उदाहरण है नंबर एक है जैसे प्रकाश का ध्रुवण, विसरण। नंबर 1 है विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन। परावर्तन, अगला है अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या ऋजुरेखी गमन। सरल रेखा में गमन, सरल रेखा में गमन। ठीक है। कणिका सिद्धांत की व्याख्या, कणिका सिद्धांत की व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव के आधार पर की गई है तथा तरंग गति सिद्धांत की व्याख्या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, इनके आधारों पर तरंग गति सिद्धांत की व्याख्या की गई है। यानी इस तरीके से लगता है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है
और इनके आधार पर लगता है कि प्रकाश जो है कणिका सिद्धांत के रूप में चलता है। ठीक है, अतः यह निर्धारित कर दिया गया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। अगला है प्रकाश जो है कि ऊर्जा उत्पादन की दर क्या है। ऊर्जा उत्पादन की दर, ऊर्जा उत्पादन की दर। ठीक है, प्रकाश की जो ऊर्जा उत्पादन की दर है वो है 4.0 गुणे 10⁻26 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तथा द्रव्यमान में ह्रास कितना हो रहा है, ये सॉरी जो है सूर्य, इसमें है सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्पादन की दर, इसमें लिख लीजिए सूर्य द्वारा, हाँ सूर्य द्वारा प्रकाश या ऊर्जा उत्पादन की दर। आगे है सूर्य द्वारा द्रव्यमान क्षरण की दर, सूर्य द्वारा द्रव्यमान क्षरण की दर। सूर्य द्वारा द्रव्यमान क्षरण यानी 1 सेकंड में सूर्य का द्रव्यमान ऊर्जा उत्पादन के कारण कितना कम हो रहा है, 4.0 गुणे 10⁻16 10⁻9 kg प्रति सेकंड। ठीक है, ये जो है तो प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसे होता है, प्रकाश का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अगला है आगे प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लालटेन, बल्ब, जैसे लालटेन, बल्ब। ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें वो वस्तुएं कहलाती हैं प्रदीप्त। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न ना करें उनको देखने के लिए वो वस्तुएं कहलाती हैं अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मतलब स्वयं का प्रकाश नहीं, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं। ठीक है, दूसरे के द्वारा उत्पादित प्रकाश से ही इनको देखा जाता है। एक है जैव प्रकाश स्रोत, जैव प्रकाश स्रोत, जैव प्रकाश स्रोत मतलब ऐसा जीव कौन सा है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैव प्रकाश स्रोत, जैव प्रकाश स्रोत। तो जैसे जुगनू, जैसे जुगनू, जुगनू में देखिए जुगनू में स्वयं का प्रकाश होता है, तो जुगनू को क्या कहा गया है, जैव प्रकाश स्रोत। मतलब ऐसे प्रकाश स्रोत, मतलब ऐसे जीव जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करें उन्हें जैव प्रकाश स्रोत कहते हैं। जुगनू जो है वो जैव प्रकाश स्रोत का एक उदाहरण है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को गर्म करने पर, गर्म करने पर एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद वह प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है, वह प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है, उत्सर्जित करने लगती है। किसी वस्तु को अगर गर्म करें तो गर्म करते रहें तो एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद वह वस्तु क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। अब देखिए निर्वात यानी प्रकाश के सर्वाधिक चाल कहां होते हैं,
प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक चाल, सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में, यानी वहां कोई अवरोधक ना हो। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। जैसे जैसे सघन माध्यम आता चला जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की जो चाल है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे निर्वात में है, जल में है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में 3.0 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जल में कितनी है, जल में प्रकाश की चाल, जल में है 2.0 2.5 है, सॉरी 2.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है जल में है प्रकाश की चाल। कांच में है 2.0, कांच में, कांच में है दो, यहां पे 2.5 है, सॉरी यहां पे है 2.5, कांच में है 2.0 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल क्या है, कांच में है। अगला टॉपिक है, कुछ वस्तुएं पारदर्शक होती हैं और अपारदर्शक, और अगली पारदर्शक, अपारदर्शक, और एक होती हैं अर्धपारदर्शक यानी भासक। तो पारदर्शक वस्तुएं वे होती हैं पारदर्शक, एक वस्तुएं होती हैं पारदर्शक, पारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, पारदर्शक या पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो पारदर्शक वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार प्रकाश जो है निकल जाए। पारदर्शक वस्तुएं जिनसे जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाए, आर पार निकल जाए, निकल जाए। ठीक है, जैसे इधर प्रकाश, अगर इधर कोई वस्तु है, इधर कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रकाश की किरण जो है उस वस्तु पर पड़े, वहां से परावर्तित होकर के इस माध्यम से निकल करके हमारी आंखों पर पड़ेगा, तो हमको इसके उधर रखी वस्तु भी हमें दिखाई पड़ेगी, यानी प्रकाश वो पार हो रहा है, प्रकाश पार होकर के हमारी आंखों पर पड़ रहा है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, पारदर्शक। कुछ वस्तुएं होती हैं अपारदर्शक, जिसमें प्रकाश जो है अपारदर्शक, अपारदर्शक, अपारदर्शक में जो प्रकाश है, प्रकाश पार नहीं कर पाता, नहीं भेद नहीं पाता है, प्रकाश पार नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि इसमें से लकड़ी है, पत्थर है, इसके दीवार है, उसमें प्रकाश कहां पार कर पाएगा, तो अपारदर्शक हो गई चीजें। अगली है अर्धपारदर्शक, अर्धपारदर्शक, अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक क्या है कि अर्धपारदर्शक वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश की कुछ मात्रा पार हो जाए और कुछ मात्रा पार ना हो पाए, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं कि कुछ मात्रा पार हो सके, पार हो सके, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का गमन, प्रकाश का गमन, प्रकाश का गमन, प्रकाश का गमन। तो प्रकाश का जो गमन है वो सदैव सीधी रेखा में होता है,
प्रकाश का गमन क्या है? प्रकाश का गमन सदैव सीधी रेखा में होता है। परंतु जो माध्यम है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल, तो प्रकाश का गमन सदैव सीधी रेखा में होगा। ऐसे ही प्रकाश निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। प्रकाश का गमन सीधे सीधे जो है विजुरेखीय रेखा में भी होगा। यदि इनका घनत्व क्या है? घनत्व हर जगह समान है। क्या है? घनत्व अगर समान है, अगर घनत्व समान है तो वस्तुएं सदैव सरल रेखा में ही गति करेंगी। पॉइंट लिख लीजिए कि यदि माध्यम का घनत्व प्रत्येक स्थान पर समान है, तो गति सरल रेखा में होगी, सरल रेखा में ही होगी, सरल रेखा में होगी। घनत्व क्या है कि अगर इस तरीके से कोई वस्तु है तो जो उसके अंदर अणु हैं, वो इस तरीके से जो भी अणु हैं वो समान दूरी पर हों, इनके बीच की जो दूरी है वो समान हो। अगर समान घनत्व है तो प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में ही निकलेगा। वैसे जहां पर घनत्व होगा, मान लीजिए यहां पर घनत्व क्या है, यहां पर अगर घनत्व क्या है? ज्यादा है, तो प्रकाश इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो अगर घनत्व समान है तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही निकलेगा। अगला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित हो, यानी कोई प्रकाश जो है किसी वस्तु पर डाला जाए तो प्रकाश जो है वापस उसी दिशा में अगर परावर्तित हो रहा है, वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर डाला जाए तो वह वहां से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अगर इस तरीके से प्रकाश इसके ऊपर डाला गया, ये किरणें हैं, प्रकाश की किरणें तरीके से डाली गई, तो प्रकाश की किरणें ही वापस हो जाए उसी दिशा में, तो क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि जो आपतन को, पहला नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। ये जो है परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि यदि ये मान लीजिए कि कोई अवरोधक वस्तु है,
ये एक अवरोधक वस्तु है। इस पर कोई प्रकाश की किरण क्या की गई, इस तरीके से आपतित की गई, ऐसे प्रकाश की किरण क्या की गई, आपतित की गई। तो ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। ये क्या हो गया, और ये वाली किरण क्या हो गई, परावर्तित। यहां से ये वाली किरण ऐसे ही तरीके से वापस चली गई, और ये अगर यहां पे इसके लंबवत ये जो है ऐसे 90 अंश का एक कोण डाला जाए, तो ये वाला इस तरीके से ये हो गया अभिलंब। अब अगर इसके नाम लिखें हम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। ये क्या हो गई, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। ये हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु। ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यानी दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण। ये है परावर्तन कोण। तो ये वाला मान इस वाले मान के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा, के बराबर होगा। ये जो है दूसरा नियम है। तो प्रकाश किसी अवरोध से टकराकर यदि वापस उसी दिशा में लौटे तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे न जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे दो माध्यम हैं, जैसे पहला माध्यम मान लीजिए कि वायु है। ये वाला माध्यम क्या है? ये वाला माध्यम वायु वाला माध्यम है, ठीक है। ये माध्यम जल है। ये मान लीजिए क्या है? ये जल है। इस तरीके से ये वाला जल है, जल है। तो जब प्रकाश की किरण इस तरीके से वायु से कहां प्रवेश करेगी? जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से वायु से जल में प्रवेश करेगी तो उसको सीधे जाना चाहिए था, परंतु वह सीधे ना जाकर के वह अपने स्थान से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, इस एरिया में चली जाएगी। तो इससे कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित होना कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन,
किसी माध्यम से, किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश, किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति होने पर, गति होने पर प्रकाश सरल रेखा में ना जाकर, सरल रेखा में, सरल रेखा में ना जाकर, सरल रेखा में ना जाकर अपने पथ से, अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, और प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का जो वेग है वो बदल जाएगा, प्रकाश की जो तीव्रता है वो बदल जाएगी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है वो बदल जाएगी, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की गति, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, तीव्रता बदल जाती है, बदल जाती है, पर आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, नहीं बदलती। ठीक है, ये जो है पॉइंट जो है मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट है ये, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गति करेगा तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगी, परंतु प्रकाश की जो आवृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होगी, वो जो पहले माध्यम में थी वही दूसरे माध्यम में भी रहेगी। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियमों में पहला नियम है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो पहला क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा
आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम है, दूसरा कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, व अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होगा, का मान एक नियतांक होगा, एक नियतांक होगा। साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बराबर नियतांक, बराबर नियतांक। ठीक है, दिख रहा है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तथा दूसरा नियम है इसका कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन, दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। कोण की ज्या का अनुपात, सॉरी क्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होगा, यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला अगला क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है भाई? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये निर्वात है, ये ऊपर वाला क्या है? दो माध्यम हो गए। ऊपर वाला है निर्वात, ऊपर वाला माध्यम क्या है? निर्वात, और दूसरा माध्यम है वायु। इस तरीके से ऊपर वाला हो गया निर्वात और दूसरा क्या हो गया? वायु हो गया। तो जब निर्वात से प्रकाश चलेगा यहां, तो निर्वात में प्रकाश की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। और जैसे ही प्रकाश वायु में प्रवेश करेगा, वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो प्रकाश की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और वायुमंडल में प्रकाश की चाल, ये जो अनुपात होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायुमंडल में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तांक होता है। इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें केवल लिखना है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर, इसमें केवल पॉइंट ही लिखने हैं कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक, तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है और तरंग दैर्ध्य घटने पर अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। तो इसका वह उल्टा हो जाएगा। ताप के बढ़ने पर भी अपवर्तनांक का मान घटता है। दूसरा पॉइंट है ताप के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। अपवर्तनांक
नाम का मान घटता है, अपवर्तनांक का मान घटता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो अपवर्तनांक में अगला है, अपवर्तनांक में और प्रकाश की चाल में संबंध क्या है? जैसे अगर लिखें कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो बराबर होगा, देखिए वायु के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपवर्तनांक निकालना है तो जो पहले आया उसको लिखते हैं पहले, इस तरीके से लिखेंगे। वायु मतलब एयर, ए एन डब्ल्यू, ठीक है, जल का अपवर्तनांक निकालना है तो बराबर हो जाएगा कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यानी जो पहले आया है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखेंगे। अगला क्या है भाई, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी अगला पॉइंट नोट में लिखना है कि किसी माध्यम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे अगर जल में लाल प्रकाश की गति कराई जाए तो उसका अपवर्तनांक अलग आएगा, जल में अगर पीले प्रकाश की गति कराई जाएगी तो उसका अपवर्तनांक अलग आएगा, ठीक है, नीले का अलग आएगा। यानी माध्यम में प्रत्येक रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जो है अलग अलग होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम में प्रत्येक प्रकाश का अपवर्तनांक, किसी माध्यम में या किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रत्येक प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, प्रत्येक प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक प्रत्येक प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ये हम आपको बता चुके हैं। तो लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक है, अतः लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है, बैंगनी प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो बैंगनी तरंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि लाल प्रकाश लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण, सर्वाधिक होने के कारण, होने के कारण अपवर्तनांक सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बैंगनी रंग में क्या है भाई, बैंगनी रंग से लिख भी रहे हैं, बैंगनी
रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण, तरंग दैर्ध्य निम्न होने के कारण, निम्न मतलब कम, कम होने के कारण, कम होने के कारण अपवर्तनांक का मान अधिक, अपवर्तनांक का मान अधिक होता है, अपवर्तनांक का मान अधिक होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक बहुत पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का अपवर्तनांक, हीरा पेंसिल लिखने, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक है। ताप बढ़ने पर, हमने बताया कि ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। आगे क्या है कि घटनाएं क्या होती हैं? अपवर्तन की घटनाएं, अपवर्तन की घटनाएं, अपवर्तन की घटनाएं। ठीक है, अपवर्तन की घटनाएं। पहली घटना क्या है कि ये मान लीजिए ऊपर वाला एक जो है सघन माध्यम है, ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और नीचे वाला है विरल माध्यम, विरल माध्यम। जैसे वायुमंडल क्या है कि वायुमंडल है विरल माध्यम, और जल क्या है? जल है सघन माध्यम। ठीक है, ऐसे ही जल क्या है? जल विरल माध्यम है, तो कांच क्या है? जल और कांच की अगर तुलना की जाए तो जल विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो ऐसे ही कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण क्या की गई? इस तरीके से डाली गई, ये है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण ये हो गया आपतन बिंदु, यानी जहां पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अभिलंब, अभिलंब यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ये सीधी रेखा में ना जाकर के, जो आपतित किरण है, आपतित, आपतित किरण, ठीक है, तो इसको इस तरीके से सीधी रेखा में जाना चाहिए, इसको जो है सीधी रेखा में जाना चाहिए, सीधी रेखा में इसको जाना चाहिए, परंतु ये सीधी रेखा में नहीं जाती है। देखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो वेग होगा, स्पीड होगी, वो बढ़ जाएगी। स्पीड क्या होगी? जो स्पीड होगी वो बढ़ जाती है, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तब ये प्रकाश सीधी रेखा में जाकर के अभिलंब से दूर हटेगा, इस तरीके से ही जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की जो अपवर्तित किरण होती हैं वो अभिलंब से दूर हटती है, दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस वाले में क्या है कि सघन से विरल माध्यम में जाने पर, इसमें सघन से विरल माध्यम में जाने पर, सघन से विरल माध्यम में जाने पर, सघन से विरल माध्यम में जाने पर गति बढ़ती है, जाने पर प्रकाश, जाने पर प्रकाश की गति, प्रकाश की गति
बढ़ती है, प्रकाश की गति बढ़ती है। अतः अतः प्रकाश, अतः किरण, अतः अपवर्तित किरण, ऐसे लिखें, अतः अपवर्तित किरण, अतः अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है, से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा ही दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा इस तरीके से, अगर एक माध्यम बनाएं, एक माध्यम अगर इस तरीके से बनाएं, इस पर कोई आपतित किरण अगर डाली जाए, ये एक आपतित किरण पड़ रही है, जैसे ही आपतित किरण पड़ेगी तो आपतन बिंदु से हम एक अभिलंब खींचेंगे। एक यहां से क्या किया गया, एक अभिलंब खींच दें इस तरीके से, और आपतित किरण ये अगर बना लें विरल माध्यम, ये क्या बना लें, ये बना लें विरल माध्यम, और ये बना दें सघन माध्यम। ये माध्यम कैसा हो गया है, सघन माध्यम हो गया है, सघन माध्यम। ये विरल माध्यम और ये वाला माध्यम जो है सघन माध्यम हो गया। अब कोई जब आपतित किरण डाली जाएगी, आपतित किरण, अगर अब कोई आपतित किरण डाली जाएगी तो सीधे न जाकर के, सीधे उसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, इस तरीके से सीधे जाना चाहिए, परंतु अब उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी उसकी गति कम हो जाएगी, तब वह जो किरण होगी वह अभिलंब की ओर ही झुक जाएगी, इस तरीके से निकलेगी, अभिलंब की ओर झुक करके, अभिलंब की ओर झुक करके इस तरीके से ऐसे निकलेगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब है। ये वाली किरण कैसी है, आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये वाली क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसमें क्या लिखना है, क्या नोट करना है, इसमें नोट कर लीजिए कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती हैं, तो वेग कम हो जाता है, तो वेग कम हो जाता है, तो वेग कम हो जाता है। और वेग जब कम होगा तो जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अतः अपवर्तित किरण, अतः अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और झुकेगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का वेग जो है बढ़ जाएगा, और प्रकाश का वेग बढ़ने से जो प्रकाश की अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से दूर हटती है। परंतु इसके विपरीत जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो वेग बढ़ा, अभिलंब से किरण, अभिलंब से अपवर्तित किरण दूर हट रही है। और अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या होगा, तो प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे ही प्रकाश की स्पीड कम होगी तो प्रकाश क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अगला है क्रांतिक कोण। अगला क्या है,
क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण भाई क्या है? क्रांतिक कोण क्या है? एक फिगर बना लें, इधर लिख लें सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? इधर सघन माध्यम तरीके से, ये है सघन माध्यम। अब ये माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में इस तरीके से डाली जाएगी तो क्रांतिक कोण अभी बनेगा जब ऊपर वाला सघन माध्यम हो, नीचे वाला विरल माध्यम हो। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हूं। ये हो गया तुम्हारा अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, अभिलंब। तो ये जो किरण है, ये वाली किरण अपने मार्ग में ना जाकर के, इस वाले मार्ग में ना जाकर के, इस वाले मार्ग में ना जाकर के, इधर इस वाले मार्ग में ना जाकर के ये क्या होगी? इस तरीके से ऐसे इस तरीके से इधर होगी, इस वाले मार्ग में ना जाकर के ऐसे जाएगी। थोड़ा सा क्या किया जाए, किरण को और इधर से लाया जाए, किरण को इधर से अगर लाया जाए, ये वाली किरण आ जाए, तो ये जब किरण आएगी इसको जब इधर, अरे सॉरी गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा है चूंकि सही, ठीक है। ये वाली किरण क्या की गई? इस तरीके से एक किरण इस पर डाली गई, तो ये सीधी रेखा में ना जाकर के ये इधर क्या होगी? इस रेखा में जाएगी। थोड़ा सा और नीचे किया जाए, अगर इस तरीके से किया जाए तो इस रेखा में जाकर के ये और इधर बढ़ेगी। तो ऐसे ही एक समय ऐसा आएगा कि जब हम प्रकाश की किरण इस तरीके से ऐसे डालेंगे तो यह सीधे, जैसे ये हटेगी तो यह सीधे ना जाकर के इस तरीके से इस पर निकल जाएगी ऐसे, तो यहां जाना चाहिए, और ये जो है इस वाली पर ही निकल जाएगी, ऐसे निकल गई, ठीक है। तो कहेंगे कि आपतित किरण के द्वारा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहेंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, अपवर्तन कोण 90 अंश हो, ठीक है। तो उस आपतन कोण को क्या कहेंगे? तो उस वाले आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे। अगला है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी देख ले इसी वाले में इसको अगर मिटा दें तो इसी में देखो कि इसी में क्या है कि इस तरीके से आपने क्रांतिक कोण समझा कि ये अभिलंब हो गया, ये वाली एक किरण इस तरीके से ऐसे डाली गई, जो किरण सीधी मार्ग में ना जाकर के इस तरीके से निकल गई, ऐसे जो है निकल गई, तो ये क्रांतिक कोण का था, इस वाले मार्ग में ना जाकर के सीधे इस तरीके से निकल गई, यह है क्रांतिक कोण का, क्रांतिक कोण। अगर ऐसे ही दूसरा फिगर ऐसे बनाया जाए कि इस तरीके से एक किरण डाली जाए और थोड़ा सा मान बढ़ाया जाए और नीचे से किरण डाली जाए, तो अब क्या है? सघन माध्यम ये भी है, सघन, और ये वाला कौन सा माध्यम है? विरल। तो अगर यहां से अब किरण डाली जाएगी, इस एरिया से अगर किरण डाली गई तो अब क्या होगा कि ये किरण और हटेगी आगे, तो ये उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, सघन माध्यम में ही वापस आ गई। यानी यहां से पहले देखो, अगर क्या है कि ऐसे डाली गई, इधर बढ़ी, थोड़ा सा नीचे किया गया और उधर बढ़ी, और नीचे किया गया और नीचे बढ़ी,
तो एक बार ऐसा किया जाएगा कि बिल्कुल उसी माध्यम में वापस ही आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर क्रांतिक कोण से भी आपतन कोण बड़ा कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से यानी से भी बड़ा कर दिया जाए आपतन कोण, तो जो अपवर्तित किरण होगी वह उसी माध्यम में वापस आ जाएगी और इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगला पॉइंट क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है भाई? आपतन कोण का वह मान यानी सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में आपतित कोण द्वारा, आपतित कोण द्वारा, आपतित कोण द्वारा आंतरित किया गया आपतन कोण, आंतरित किया गया आपतन कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है, आ जाती है। इसे इस घटना को, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जो किरण होगी वह पहले वाले ही माध्यम में वापस आ जाएगी, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनके उदाहरण कुछ लिख लीजिए। जैसे मृग मारीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो मृग मारीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तंतु जिसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नरेंद्र कमानी ने इसकी खोज की, प्रकाशित तंतु को ही नरेंद्र कमानी ने इसकी खोज की और इसका उपयोग सूचनाओं के संचार में किया जाता है। तो लिख लीजिए ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशित तंतु। प्रकाशित तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में खोज किसने की? खोज नरेंद्र कमानी। खोज किसने की है? नरेंद्र कमानी ने। नरेंद्र कमानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्य का सिद्धांत क्या है इसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस सिद्धांत पर यह काम करता है? आपने देखा होगा कि गांव में वो पाइप बिछाई गई है, ठीक है। कार्य का सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खोज नरेंद्र कमानी ने की है। और काम क्या है? कार्य
कार्य है सूचनाओं का संचरण। सूचनाओं का संचरण क्या काम है इसका? सूचनाओं का संचरण। इसके द्वारा सूचनाओं का संचरण किया जाता है। तंतुओं का व्यास कितना होता है? तंतुओं का व्यास, तो तंतुओं का व्यास होता है 10 की घात -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तंतुओं का व्यास अगर लिख दें कि तंतु का व्यास बराबर, तो इसमें जो तंतु होते हैं प्रकाश तंतु में तंतुओं का व्यास होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। 10 की घात 4 कोट का होता है। व्यास की कोट कितनी होती है? व्यास की कोट है 10 की घात -4। इसके चारों तरफ जो पदार्थ लगा होता है उसका अपवर्तनांक चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक जो चारों तरफ जो पदार्थ लगा होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है 1 से लेकर के 1.5 तक होता है। जो अपवर्तनांक होता है उसका 1 से 1.5 तक होता है। प्रकाशिक तंतु में जो सूचनाओं का संचार होता है किस रूप में होता है? तरंगों के रूप में। संचार तरंगों के रूप में। संचार तरंगों के रूप में। संचार जो होता है वो तरंगों के रूप में होता है। अब इसमें देखिए, अब जैसे तंतु है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसमें जो आपतन कोण होगा वह क्रांतिक कोण से अधिक होगा। अगला है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई इस तरीके से कोई वस्तु है। ये कोई क्या है? इस तरीके से कोई वस्तु है। इसके ऊपर जब प्रकाश डाला जाएगा, इसके ऊपर क्या किया गया? इसके ऊपर प्रकाश डाला गया, या इस तरीके से बनाएं। ये कोई वस्तु है, अब इसके ऊपर क्या किया गया? इसके ऊपर प्रकाश डाला गया, इस तरीके से इसे प्रकाश डाला गया। इस तरीके से क्या किया गया? प्रकाश डाला गया। तो प्रकाश क्या होगा कि जैसे ही अवरोध पाएगा प्रकाश ऐसे मुड़ेगा। इस तरीके से प्रकाश क्या होगा? प्रकाश ऐसे मुड़ेगा। और प्रकाश के मुड़ने के कारण प्रकाश का कुछ हिस्सा इस एरिया में आ जाएगा, इस एरिया में ऐसे, इस एरिया में भी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा इस वाली एरिया में। तो ये जो घटना है ये कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। मतलब प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है, परंतु यह रास्ते में पड़ने वाले किसी अवरोध के किनारों पर थोड़ा सा मुड़ भी जाता है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। उसकी छाया में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। और छाया में जब प्रवेश कर जाएगा तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन निर्भर किस पर रहता है? विवर्तन जो है पदार्थ के आकार पर निर्भर है, यानी वस्तु के आकार पर निर्भर, वस्तु के आकार पर निर्भर है, वस्तु के आकार पर निर्भर है। ठीक है। अगला है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आगे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।